हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB थर्ड ईयर, सेम आपका 6, कोड आपका 6006 या कहीं पर ये 606 लिखा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 2। अब से पहले एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपका करा चुका हूँ, ठीक है। एक्ट है आपका वुमेन एंड चाइल्ड, महिला एवं बाल कानून। जो पहले क्वेश्चन कराए हैं मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपके मुस्लिम लॉ से, BNS यानी CRPC से, लेबर लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, हिंदू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ या अदर से वहां से लिए गए हैं। ये आपके सिलेबस का ही हिस्सा है, आपके सिलेबस का ही पार्ट है। आप ये मत सोचना कि ये आपका अलग है, ठीक है। एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका नाम है रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उसे फॉलो कीजिएगा, वहां से आपको लॉ से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे ही कोई भी न्यू नई चीज आती है तो वहां पे आपको मैसेज के जरिए जल्दी पता पड़ जाएगा। यहाँ पर वीडियो बनाने में काफी टाइम लगता है और कभी कभी होता है कोई ऐसे नोटिफिकेशन होते हैं कि उन पर वीडियो नहीं बनाई जा सकती, तो आप उससे वंचित रह जाओगे। आपकी LLB कंप्लीट भी हो जाए तो भी आपको लॉ से रिलेटेड यहाँ पे चीजें प्रोवाइड होंगी। एक हमारा ऐप है जिसका नाम GR लॉ क्लासेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इसे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर लॉ से संबंधित आपको वीडियो, सीरीज, टेस्ट, MCQS ये सभी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। और लॉ से संबंधित यहाँ पे और भी चीजें, यानी जो आपकी नॉलेज और एग्जाम के पर्पज से जो जरूरी होंगी, या गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करोगे तो आपको यहाँ पे चीजें प्रोवाइड होंगी। आपको जब पेपर करना है तो पेपर में आपको 5-6 बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, केसेस लिखने हैं, डेफिनेशन लिखनी है, हेडिंग्स लिखनी है, और आपको राइटिंग पे विशेष ध्यान देना है। और आपको कम लिखना है, सटीक लिखना है। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, और ये हमारा व्हाट्सअप चैनल का नाम है, ठीक है। रोहित ये रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से व्हाट्सअप चैनल है। अगर किसी स्टूडेंट को PDF नोट चाहिए तो इस नंबर पे SMS करके, सिर्फ कॉल ना कीजिएगा प्लीज, SMS कॉल करके हमसे PDF प्राप्त कर सकते हो, जिसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। और आपके लॉ से संबंधित कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे डाउट मैं क्लियर कर चुका हूँ, सारी चीजें जो महत्वपूर्ण थी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है ये रहने वाला है हमारा, दहेज मृत्यु या हत्या, ठीक है। इसी में आ जाती है आत्महत्या। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, टॉपिक है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने जैसी तो कोई बात है नहीं कि दहेज मृत्यु क्या होती है, हत्या क्या होती है, कि यहाँ पर मैं कोई एग्जांपल दूं, ठीक है। जहां पर मुझे लगेगा थोड़ा टफ है वहां पर एक्सप्लेन करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसे तैयार किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने केस की मात्रा ज्यादा रखी है क्योंकि एग्जामिनर आपके केस पे ही ज्यादा नंबर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय दंड। अब पहले था दंड संहिता, अब कर दिया भारतीय न्याय संहिता। तो मैंने यहाँ पे आपको समझने के लिए दोनों चीजें लिख दी हैं। भारतीय दंड संहिता भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत महिला के प्रति निर्दयता, निर्दयता, दहेज मृत्यु और आत्महत्या दुष्प्रेरण के निवारण के बारे में क्या प्रावधान बनाए गए हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत महिला आत्महत्या के दुष्प्रेरण और दहेज मृत्यु के बारे में जो उपधारणाएं दी गई हैं उनका विवरणन कीजिए। ये यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप अपनी सुविधा अनुसार इसे देख सकते हो। निर्दयता, क्रुएल्टी, धारा 488 IPC, जो आपकी पहले IPC थी भारतीय दंड संहिता, उसके अनुसार तो ये 488 में था। लेकिन जो आपका अब न्यू एक्ट लगा है भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम BNS कहते हैं, वो 85 सेक्शन है, 85 नंबर का। तो इसी प्रकार से आपके और भी सेक्शन लिखे हुए होंगे, तो बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो आप समझ जाना। जहां IPC लिखा है कि ये जो हमारी पुरानी IP एक्ट था उसके अकॉर्डिंग है, और जो BNS है इसके अकॉर्डिंग ये सेक्शन है, ठीक है। वैसे तो आपको दोनों ही याद करने हैं, लेकिन वर्तमान समय में हमारा ये BNS वाला चलेगा। अब चलते हैं अपना आगे। धारा 488 IPC, 85 BNS, किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करना। इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है। पति या पत्नी, पति या पति के
जो रिश्तेदार हैं उनके द्वारा पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार करना। जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए उस स्त्री के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार करेगा, उससे कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कोई भी किसी महिला के साथ उसका पति या पति के रिश्तेदार या नातेदार उसको परेशान करेंगे, अमानवीय व्यवहार करेंगे, उसे शारीरिक या मानसिक पीड़ा देंगे, तो वो क्या है, निर्दयता के अंतर्गत आएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक केस ऐड किया है। जैसा कि मैंने बताया है, जितने आप केस लिखोगे उतने ही ज्यादा नंबर आएंगे, ध्यान रखना। एक्सप्लेन करने से नंबर नहीं आएंगे, जितना आप केस लिखोगे इतने नंबर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर केस है आपका नंबर 1, अकूला रविंद्र बनाम, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 1991 का है। इसमें पति द्वारा पत्नी को अक्सर परेशान तथा उसे दहेज की मांग करने को उच्चतम न्यायालय ने पति के प्रति निर्दयपूर्वक व्यवहार माना। पति था, अपनी पत्नी को दहेज के प्रति परेशान करता था कि आप दहेज नहीं लेकर आई हो, तो उच्चतम न्यायालय ने इसे निर्दयपूर्वक व्यवहार माना। दूसरा यह पॉइंट है हमारा, दहेज मृत्यु। भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 ख आईपीसी, देखो जो दहेज मृत्यु होती है वो आईपीसी के द्वारा 304 थी, लेकिन जो हमारा बीएनएस लगा है उसके द्वारा 80, ठीक है, 80 है। दहेज मृत्यु, इसे देखते हैं। इसमें केस के जरिए से हमने बताने का प्रयास किया है। केस नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2, श्रीमती शांति बनाम, स्टेट ऑफ हरियाणा, 1991 का केस है। इसमें यह कहा गया कि अभियुक्त गण का मृतक के पिता तथा भाई से दहेज की मांग और शिकायत करना, मृतक पत्नी के साथ निर्दयपूर्वक व्यवहार करना, मृतक का विवाह के 7 साल के भीतर मर जाना तथा मृतक के माता पिता को सूचना दिए बिना जल्दबाजी में मृतक का दाह संस्कार कर देना, यह सब अप्राकृतिक मृत्यु के संकेत हैं तथा धारा 304 आईपीसी तथा जो हमारा अब नया है बीएनएस 80 के अंतर्गत अपराध का गठन करते हैं। इसको अब मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर पति था, पति ने क्या करा, अपनी पत्नी से दहेज की मांग की थी, ठीक है, और पत्नी के पिता से दहेज की क्या करते थे, मांग। अब ये परेशान होकर इस पत्नी ने जो है आत्महत्या कर ली, ठीक है, आत्महत्या कर ली या किसी अन्य कारण से इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कारण क्या था, इनका दबाव, शारीरिक मानसिक परेशानी, टॉर्चर, ये सब क्या थे, एक कारण थे, उसकी वजह से इसकी क्या है, मृत्यु हो गई। या तो स्ट्रेस में या इसने आत्महत्या कर ली, है ना। दोनों ही एग्जांपल्स को लेके चल रहा हूं, या तो आत्महत्या हो गई हो या इसको इस प्रकार की घृणा हुई हो, ये सडनली अपने मर गई हो। अब बात करते हैं, ये इन्होंने क्या, जब इस पत्नी की मृत्यु हो गई, इस महिला की मृत्यु हुई, इसके पिताजी को बिना खबर करे इसका क्या है, अंतिम संस्कार कर दिया। ठीक है, तो यहां पर उच्चतम न्यायालय ने बोला कि सबसे पहले तो आप दहेज की मांग करते थे। दूसरा, अगर किसी महिला की शादी होती है और शादी के 7 साल से पहले अगर उसकी मृत्यु होती है या उससे दहेज की मांग की जाती है तो वो कारावास या जुर्माने का दोषी होता है। तो यहाँ पर क्या है, आपने दहेज मांगा और प्लस ये 7 साल से पहले, शादी के 7 वर्ष से पहले इसकी क्या है, मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि आपने बीएनएस सेक्शन 80 यानी 80 के द्वारा आप अपराधी हो और आपको दंडित किया जाएगा और आपको जेल भेजा जाएगा। ठीक है, अब आत्महत्या का दुष्प्रेरण। अब यहां पर बात करते हैं आत्महत्या का दुष्प्रेरण होता क्या है। अक्सर आत्महत्या को व्यक्ति वहां ले जाते हैं कि जहां व्यक्ति स्वयं आत्महत्या करता है तो वो स्वयं को ही सजा का हकदार मानता है। ये थोड़ा गलत है। हम कहते हैं ना कि सरकार ने एक रूल बनाया है, जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। तो अब जो व्यक्ति मर ही गया है तो उसे कैसे सजा दी जाएगी, ये गलत है। ये पॉइंट क्या है, गलत है। इसको सही से समझते हैं। जैसे ये ए है, ये चलो पति है, ये पत्नी है, और ये प्लस इसके क्या है, नातेदार या रिश्तेदार। ये
पति या इसके नातेदार या रिश्तेदार इस पत्नी को इस प्रकार से टॉर्चर करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, पैसे की मांग करते हैं और इससे अभद्रता से व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो जो महिला है यानी जो पत्नी है, इसका जो शारीरिक संतुलन खराब होने लगता है, बीमारी लग जाती है, या सडनली इसका जो मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और ये आत्महत्या कर लेती है, तो इस आत्महत्या का दोषी कौन होगा? ये पति और इसके परिवार वाले। तो सजा इनको दी जाएगी। किनको दी जाएगी? परिवार वालों को या पति को। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आत्महत्या का दुष्प्रेरण। भारतीय न्याय संहिता की धारा 306 आईपीसी 108 बीएनएस। देखो मैंने पहले ही बता दिया था, दोबारा बार बार नहीं बताऊंगा, आप देख लेना। जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस प्रकार आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति के लिए धारा 306 नाव यानी अब 108 में दंड का प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इसलिए उकसाता है, परेशान करता है, टॉर्चर करता है, जिससे वो अपनी स्वयं मृत्यु कर लेता है, या उसे इस प्रकार की इस रोग हो जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वो आत्महत्या में ही आएगा, क्रूएल्टी में ही आएगा। तो वो क्या है? इनको 10 वर्ष की सजा दो। जो इस प्रकार के कृत्य करने के लिए विवश करेगा, उसे 10 वर्ष की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसमें हमने एक केस ऐड किया है। अब आप कहोगे, देखो जब मैं यहाँ पे आपको कोई चीजें समझाता हूं, तो कुछ बच्चे कमेंट कर दें कि सर हमने एक केस पढ़ा था, उसमें इस प्रकार से बोला गया था, सर हमने सेक्शन को पढ़ा था, उसमें इस प्रकार से बोला गया था। अब ये यहाँ पर जो सेक्शन 306 और जो नया है, अभी तो नए में इतने केसेस नहीं है, जो 306 है हमारा आईपीसी, इसी में जो जितने निर्णय हुए हैं, भाई लाखों निर्णय हुए होंगे, लाखों पॉइंट बन के आते होंगे, लाखों बातें होंगी। तो आप ये मत सोचो कि हम एक केस से पूरे सेक्शन को जज कर दें, नहीं। हर किसी का क्या है, अपवाद होता है, ध्यान रखना। ये यहाँ पर क्या है, आपको समझाने के लिए और आपके बेस को मजबूत करने के लिए। इसी चीज का हम आपको अपवाद दिखा देंगे कि कहीं पर क्रूएल्टी हुई है, उसे सताया भी गया है और उसे परेशान भी किया गया है, लेकिन आत्महत्या के लिए उसे उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया है जिसने उसे इस आत्महत्या के लिए विवश किया है। ऐसे भी केसेस हैं, उसमें कुछ और फैक्टर लग के आते हैं, तो आप उस टेंशन को निकाल देना। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 यानी केस नंबर 3, स्टेट ऑफ पंजाब बनाम इकबाल सिंह 1991 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें निम्नलिखित अवस्थाओं में पत्नी द्वारा की गई आत्महत्या को धारा 306 के अंतर्गत अपराध माना। 306 और जो नया है वो 108 बीएनएस। नंबर 1, दहेज को लेकर पति पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हो। अगर किसी महिला की मृत्यु होती है, उसका कारण अगर ये है कि पति पत्नी के बीच दहेज को लेकर तनाव था, उस तनाव के कारण महिला ने आत्महत्या कर ली, ये एक दोष को साबित करता है। दूसरा, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा हो। दुर्व्यवहार का मतलब है, देखो आपको मैं बता देता हूं, जैसे महिला है यानी जो पत्नी है, पत्नी ने खाना बनाया, ठीक है, खाने में नमक जो है कम या ज्यादा हो गया, तो परिवार वाले या पति ने क्या बोला, तेरे में अकल नहीं है, तू पागल है, खाना बनाने नहीं आता तेरे पे, इसमें नमक ज्यादा है या कम है, इसमें मिर्च ज्यादा है या कम है, या आपने घर की सफाई नहीं की है। मतलब उसे गलत तरीके से टॉर्चर करना, उसे परेशान करना, इंसल्ट करना, ये भी क्या है, अमानवीय व्यवहार है, मानसिक और शारीरिक पीड़ा के अंतर्गत आता है। कोई महिला कार्य करने के बाद वो सो गई है, अपना रेस्ट कर रही है दिन में, और रेस्ट करते समय आप उसे परेशान करते हो, डराते हो, धमकाते हो कि तेरी माँ ने क्या सिखाया है, तू दिन में ही सोती है, लखन नहीं है, घर की लक्ष्मी चली जाएगी। इस प्रकार से उसे टॉर्चर करना भी क्या है, अमानवीय व्यवहार है, कानून के अंतर्गत क्या है, अपराध है।
एक तो होता है समझाना, एक होता है परेशान करना, ध्यान रखना। दूसरा है दूसरा करा दिया। तीसरा है पत्नी ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस संरक्षण की मांग की हो, मतलब पत्नी डर गई हो, ये क्या है, व्यवहार बन गए हो, पुलिस की मांग की है कि मेरे को परेशान किया जाए, मुझे पुलिस संरक्षण दिया जाए। फोर्थ है पति द्वारा मृतका के पिता से दहेज की मांग की गई हो, पत्नी से मांगना करके उसके पिता से मांग की गई हो, लड़की के पिता से। फिफ्थ है मृत्यु से पूर्व मृतका के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई हो। सिक्स है पत्नी ने अपना स्थानांतरण अन्य विद्यालय में चाहा हो। सेवन है अंततः पत्नी ने आत्महत्या कर ली हो। यहां पर एक वर्ड जो गलत हो गया है, यहां पर विद्यालय छोड़ के यहां पे स्थान करना। पत्नी ने अपना स्थानांतरण अन्य स्थान में चाहा हो, मतलब वो एक उस स्थान को छोड़कर जहां पर वो रह रही थी, वो कहीं और रहने का डिमांड कर रही थी, जाना चाहती थी। ठीक है, ये बाई मिस्टेक जब हम लिखते रहते हैं तो ये हो गया था। ठीक है, बाई मिस्टेक। सेवन है अंततः पत्नी ने आत्महत्या कर ली हो, तो ये क्या है, उस व्यक्ति को दोषी साबित करने के लिए कुछ आधार हैं, कुछ पॉइंट है। आगे चलते हैं। केस नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है दीपक सोहेले बनाम स्टेट मध्य प्रदेश 1994 एमपी यानी मध्य प्रदेश का केस था। इसमें अभियुक्त द्वारा अविवाहित लड़की का सील भंग किया गया था, उस लड़की द्वारा आत्महत्या कर ली गई। देखो जैसे अभी मैंने यहाँ आपको पढ़ाया है, समझाया है, अभी कुछ आपके मन में आ गए हों विचार कि सर ये तो पत्नी के बारे में हो गए, शादीशुदा औरत के बारे में हो गए। अगर कोई कुंवारी लड़की है वो आत्महत्या कर लेती है किसी से परेशान होकर छेड़खानी के द्वारा, तो उसके लिए क्या दोष होगा, दंड दिया जाएगा। तो उसको यहाँ पर देखा गया है। इसमें अभियुक्त द्वारा, अभियुक्त होता है जो दोषी होता है। अविवाहित लड़की का सील भंग किया गया था, उस लड़की द्वारा आत्महत्या कर ली गई। न्यायालय ने इसे आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामला नहीं माना, अधिक से अधिक ये सील भंग का मामला था। यहां पर क्या था, जो लड़का था उसने लड़की के क्या है, गलत संबंध बनाए थे, बलात्कार किया था, उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। जब ये कोर्ट में केस गया तो यहाँ पर जो एमपी का जो हाई कोर्ट था उन्होंने बोला कि ये आत्महत्या का मैटर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये सील भंग का मैटर बनता, बलात्कार का आरोप उस लड़के पर लगता, लेकिन आत्महत्या तो क्या है, लड़की ने स्वयं की है। लेकिन इसी से संबंधित एक केस और आया था, वो उच्चतम न्यायालय में गया था। तो उच्चतम न्यायालय ने बोला था कि क्या आप इस केस को सिर्फ ये कह रहे हो कि ये सील भंग का मैटर है, आत्महत्या का मैटर नहीं है, या मृत्यु का मैटर नहीं है, आप गलत हो। मतलब हाई कोर्ट को फटकार लगाई थी कि आप गलत हो, ये आत्महत्या के साथ साथ मृत्यु कारित करने का भी दंड है। आप ये कह रहे हो सील भंग, बलात्कार भी है, आत्महत्या और हत्या, ये तीनों का ही आरोपी है। ठीक है, तो हर किसी के क्या है, अपवाद मिलते हैं, हमें ये देखना है। फिलहाल केस नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 हालू बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1994 एमपी का केस है। इसमें अभियुक्त द्वारा मृतिका पर स्नान करते समय पत्थर फेंका गया। इस घटना के अगले दिन मृतिका ने आत्महत्या कर ली, इसे आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामला नहीं माना गया। एक लड़की थी, वो कहीं नहा रही होगी, नहाते समय किसी लड़के ने उसके ऊपर पत्थर फेंका और उसे नहाते हुए देख लिया। लड़की ने लाज के कारण, शर्म के कारण अपनी क्या है, लड़की ने स्वयं सुसाइड कर ली। ठीक है, कि अब मेरी इज्जत चली गई है, अब मैं अपनी इज्जत, मेरी इज्जत चली गई तो अब मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। अब उस लड़के को ऊपर केस डाला कि इसने उसके ऊपर पत्थर फेंका था, उसकी वजह से वो अगले दिन मर गई। तो न्यायालय ने बोला कि ये आत्महत्या का मैटर नहीं है, ये लड़की ने जानबूझकर हत्या की है, ज्यादा से ज्यादा उसे क्या है, सजा दी जाती, छेड़खानी का उस पर आरोप लग जाता, हत्या का आरोप नहीं लगता। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो मैंने इसके अपवाद बताए हैं, जो पत्नी के साथ किया जाता है, इसके साथ साथ अगर कोई कुंवारी लड़की है या कोई अचानक आत्महत्या करता है, इसमें दोनों का फैक्ट बता दिया गया है। ठीक है, आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, किसी विवाहित स्त्री द्वारा विवाह के 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या किया जाना। अब हम क्या देख रहे थे, पत्नी के बारे में देख रहे थे, तो यहां पर बोला है सबसे नंबर 1 पॉइंट क्या है
कि 7 वर्ष मतलब शादी के 7 वर्ष के अंदर उस महिला की आत्महत्या हो जाना, मृत्यु हो जाना, ये क्या है, आत्महत्या का दोषी साबित कराती है सामने वाले पक्ष को। ठीक है। दूसरा क्या है, उसके साथ पति या पति के संबंधियों द्वारा निर्दयता का व्यवहार किया जाना। निर्दयता मैंने बता दिया है, नमक वाला एग्जाम्पल लेकर, सोने वाले को एग्जाम्पल को लेकर। ठीक है। ये सभी क्या है, निर्दयता पूर्वक अमानवीय अप्राकृतिक क्या है, व्यवहार है। इसके द्वारा अगर कोई लड़की परेशान होकर आत्महत्या करती है तो इसका क्या है, एक आधार है। नंबर 1 आधार 7 वर्ष से पहले हत्या, दूसरा उसे परेशान करना, टॉर्चर करना। इसी प्रकार दहेज मृत्यु की उपधारणा के लिए यह आवश्यक है कि नंबर 1 किसी विवाहित स्त्री की मृत्यु कारित होना। दहेज मृत्यु कब लगेगी, आत्महत्या के साथ साथ वो दहेज मृत्यु बन जाती है। ठीक है। वो कब लगेगी, किसी विवाहित स्त्री की मृत्यु कारित होना, जो लड़की की शादी हो गई है, वो विवाहित थी, उसने आत्महत्या कर ली है, या उसकी मृत्यु हो गई हो, वो दहेज मृत्यु कहलाएगी। दूसरा है मृत्यु के कुछ समय पूर्व दहेज मृत्यु के आरोपी द्वारा दहेज की मांग का किया जाना। मतलब कोई महिला ने आत्महत्या कर ली और क्योंकि कि उसके पति या रिश्ते या नातेदार वाले उस लड़की से यानी पत्नी से या पत्नी के पिता से दहेज की मांग करते थे, ये एक आधार बनता है दहेज मृत्यु का। तीसरा है इस संबंध में मृतका के साथ निर्दयपूर्ण व्यवहार किया जाना या तंग किया जाना। अरे आप अपने घर से क्या लेके आई हो, तुम्हारे पिता ने ये तुम्हें यही सिखाया है, आपको खाना बनाने नहीं आता, आपको कपड़े पहनने नहीं आते, कपड़े धोने नहीं आते, आप काली हो, आपके ऐसे ऐसे, मतलब आपको ये रोग लगा हुआ है, ये बीमारी है, मतलब उसे टॉर्चर करना, परेशान करना, ये भी क्या है, दहेज मृत्यु का एक आधार है। उसकी वजह से अगर लड़की आत्महत्या करती है। इसमें केस नंबर 6 है, एग्जांपल नंबर 6, हेमचंद बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 1995 सुप्रीम कोर्ट का ये केस था। इसमें पत्नी के गले में फांसी के फंदे से मृत्यु हो जाती है। सबूत दिया जाता है कि पत्नी के समय समय पर दहेज, पत्नी से, यहां पर के की जगह से कर लेना, पत्नी से समय समय पर दहेज की मांग की जाती रही थी तथा पत्नी द्वारा उसके साथ निर्दयपूर्ण व्यवहार किया जाता था। इसे धारा 113 के अधीन उपधारणा का मामला माना गया। ठीक है। ये थे आपके इंपोर्टेंट केसेस और क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर आपको करा दिया है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज और मैं आपके लिए बता देता हूं, मैंने यहां पर कराए हैं आपको 6 केसेस। आपको पेपर में 3 या 4 केसेस ही लिखने हैं, इतने में ही एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे नंबर दे देगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। अगर कहीं कोई त्रुटि रह जाती है, कुछ प्रोनाउंसिएशन या वर्ड में ऊपर नीचे हो जाता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।